अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे। दोस्तों, आज आप मेरे पीछे स्क्रीन पर एक वर्ड देख पा रहे हैं, बहुत मोटा मोटा लिखा है मैंने ताकि आपको आराम से दिख जाए। वर्ड है आईसीटी। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दुविधाजनक, बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है आपके लिए। और कई बार इसके लिए बहुत सारे कमेंट मेरे पास अब तक आ चुके हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, मेरे पास टेलीग्राम पर और मेरे चैनल पर, ऐप पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, आईसीटी पढ़ा दीजिए, आईसीटी पढ़ा दीजिए, आईसीटी पढ़ा दीजिए। जबकि अभी तक सेकेंडरी वाला ही को पोर्शन हुआ है और ग्रेजुएशन का ही पोर्शन हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो भी पढ़ाना बाकी है। लेकिन स्टूडेंट ने बहुत ही ज़्यादा इस्रार के बाद मुझे ये वीडियो पहले लेकर आना पड़ा है। तो दोस्तों, क्या है आईसीटी और क्यों ये आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम का, इतनी बड़ी दुविधा, इतनी बड़ी परेशानी का सबब बना है, ये सारी बातें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा और आपकी कोशिश करूंगा कि आपके ऊपर जो बहुत बड़ा बर्डन बन के जो चीज़ आई है, उस चीज़ को हल्का करने की मैं पूरी पूरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा। बाकी आप तो मेहनत करते ही हैं मुझसे ज़्यादा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा काफी सारी चीजों को लेकर, लेकिन वो चीजें जरूर बचाऊंगा जो एग्जाम में आपके लिए आ सकती है या वो चीजें जो एग्जाम में आपकी सहायता कर सकती है। पहले आईसीटी के बारे में जो सबसे बड़ी आपके लिए कंफ्यूजन है वो है आपका सिलेबस। वो क्या है? सिलेबस। तो पहले मैं सिलेबस को लेकर बात करता हूं, फिर मैं आऊंगा अपनी दूसरी वाली बात पर। तो पहले ही वर्ड आप देख पा रहे हैं, आईसीटी। आज हम दोस्तों इसी आईसीटी को बिल्कुल डिटेल से छानबीन करने वाले हैं और इसको ढंग से पूरा समझने वाले हैं। चलो, पहले हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सिलेबस से हम आहंग कराते हैं, थोड़ा सिलेबस से रूबरू कराते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी दुविधा क्या हो जाए, कम हो जाए, फिर हम टॉपिक की जानिब आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों जो सिलेबस है ये है 2022 का। 2025 में सिलेबस चेंज हुआ है। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर जो सरदर्द बन के बैठा है ना, आपके ऊपर जो सबसे बड़ा टॉपिक, ये सरदर्द आपका कम हो सके। मैंने पूरी कोशिश की हमेशा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकूं कि ताकि आपको परेशानी क्या हो सके, कम हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपके लिए जानने की है। ये सिलेबस है 2022 का। यहाँ पर आपको पहले दे रखा है क्या? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। फिर आपको दे रखा है ग्रेजुएशन, फिर आपको दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन और चौथा आपको दे रखा है पेडागोजी। क्या दे रखा है? पेडागोजी। ये आपका 4 भागों में आपका पूरा सिलेबस क्या था? डिवाइड था। अब हम बात करते हैं, 3 को तो हम पढ़ चुके हैं, 3 आपके खुद के समझ में आती है, आप बहुत बड़े होनहार टीचर हैं, आप सारे अध्यापक हैं, तो आपको जरूरत नहीं सब चीज समझने की। हम बात करते हैं डायरेक्ट चौथी यूनिट के बारे में। जब हम चौथी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो चौथी यूनिट क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये यूनिट थी और इसके साथ जो एक यूनिट दे रखी थी, इस यूनिट के अंदर 3 पार्टीशन थे। पहला था एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षक मनोविज्ञान। इसके बाद दूसरी जो यूनिट थी दोस्तों, दूसरी यूनिट क्या थी? दूसरी थी पेडागोजी इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडल्ट्स एंड लर्नर। इसके अंदर 3-4 पार्ट थे। और बाद में तीसरी यूनिट थी यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, और इसके अंदर भी आपको 3 पार्ट दे रखे थे। इस तरह आपको 3 यूनिट करनी थी। पिछली बार का जब पेपर आया था 2022 वाला, तो उसमें दोस्तों क्या हो रखा था, पहली यूनिट से 12 और दूसरी यूनिट से 8, टोटल कितने सवाल आए थे? 20। इसका मतलब आपको कितने नंबर मिलने वाले थे? 40 नंबर की आपके लिए यूनिट बनने वाली थी। इस बार थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इस बार थोड़ा सा क्या हो गया है? बदलाव हो गया है। बदलाव क्या है? बदलाव दोस्तों ये है, अब हम 2022 को छोड़ देते हैं, हम आते हैं वापस 2025 पर, आपके नए वाले सिलेबस को लेकर। ठीक है, ये 2025 का आपका सिलेबस है। अब हम इसमें जब जाएंगे और नीचे बढ़ेंगे, जब सिलेबस को ऊपर ड्रैग करते हैं तो क्या क्या देखते हैं हम कि पार्ट 4 के अंदर जो 3 यूनिट थी, कितनी यूनिट थी दोस्तों? 3 यूनिट थी। वो 3 यूनिट घटकर कितनी रह गई? अब 2। कितनी रह गई है? 2। इसका मतलब ये जो यूनिट है पूरी आपकी, और ये जो यूनिट है, सिर्फ 2 रह गई है। ये पहले 2 नंबर पे थी और ये 3 नंबर पे थी, और 1 नंबर पे थी जो शैक्षिक मनोविज्ञान, जो थी आपका पेडागोजी। जो साइकोलॉजी जो थी वो पूरी इसमें कहाँ कहाँ चली गई? आपके फर्स्ट पेपर में चली गई, जहां पर आपको 75 सवाल आपको दिए जाने थे। अब आप ये बात अंदाजा लगा लीजिए कि जहां 75 सवाल आपके जीके के आने थे, उनमें 10 सवाल तो आपके साइकोलॉजी से आएंगे ही आएंगे।
अब सवाल ये रह जाता है कि इससे जो पिछली बार 8 सवाल लिए गए थे, क्या इस बार इससे लगातार 10 सवाल आएंगे या 20 सवाल आएंगे, ये बोर्ड डिसाइड करेगा, मैं नहीं। वो चाहे तो हो सकता है कि इन दोनों यूनिट से 10-10 सवाल बना के 20 सवाल बना दे, क्योंकि कम से कम आपको 150 सवाल देने हैं। कितने सवाल देने हैं? 150 सवाल देने, तो हो सकता है 10-10 सवाल दोनों यूनिट से दे दे, और वो यूनिट है वो साइकोलॉजी, उसमें 75 में से 10 सवाल मार दे दे। ऐसा भी मुमकिन है। या हो सकता है कि सिंध दोनों मिला के 10 सवाल ही दे। ये तो पेपर आने पे आपको पता लगेगा। जब कोई चीज चेंज होती है तो पहली बार उसका नजरिया क्या रहता है, उस चीज को अनुमानित मानकर हम चीजों को आगे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। अब मैं इस यूनिट को थोड़ा वापस अपने पैनल पे लेकर आता हूँ और वापस समझाता हूँ आपको कि सिलेबस आपका क्या था। ये दोस्तों अपना आईसीटी वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं एक एक करके। पार्ट 4, ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2022 वाले सिलेबस की। मैं आपको क्यों जोड़ के बता रहा हूं कि ये चीज पहले थी और बाद में क्या हो गई, तब्दील हो गई। आपको चीजें समझनी बिल्कुल ढंग से कि जो पहली यूनिट जो थी, ये खंड 4 जो था आपका, इसकी जो पहली यूनिट थी वो क्या थी आपकी, वो पहली यूनिट थी आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यानी ये पूरा जो फॉर्मेट है ये 3 यूनिट पर मबनी था, आधारित था, ठीक है। क्या था ये? खंड 4 शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, जिसको हमने उर्दू में पढ़ा था तालीम नफ्सियात, तदरीस, तदरीसी मवाद, तदरीस में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये पूरा मुख्य बिंदु था जिसको हम आगे क्या करना, डिवाइड करना था। अब इसकी पहली जो यूनिट थी वो क्या थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, तालीमी नफ्सियात, शैक्षणिक मनोविज्ञान। इसके बाद दूसरी, इसी पहली यूनिट का जो दूसरा हिस्सा था वो क्या था, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, दायरा और इसका कार्य, तालीम नफ्सियात का तस्वुर, दायराकार और अफआल। ये सभी चीजें इससे पहले आपको पढ़नी थी, लेकिन ये सभी चीजें अब आपको उर्दू से नहीं पढ़नी है, बल्कि ये आपको सभी चीजें हिंदी में ही आपको अपनी जीके वाली गाइड में मिल जाएगी। इसके बाद इसी यूनिट में था कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट, पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग अडल्सेंट लर्नर। किशोर अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, यानी 9 उम्र सीखने के लिए, जिसको 9 बुलूग भी कहते हैं, 9 बुलूग सीखने वालों में इल्मी, जिस्मानी, समाजी, जज्बाती और अखलाकी नशोनुमा के नमूने और खुसूसियात। ये दोस्तों आपका सारा क्या रहने वाला था, यूनिट रहने वाला था। और ये जो यूनिट थी सबसे ज्यादा बड़ी थी, ये यूनिट सबसे ज्यादा लंबी थी। इस यूनिट के और भी भाग हैं, इस यूनिट के और भी भाग हैं। क्या है? बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितिवादी संप्रत्यय अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, यादी पर दी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी आपकी पहले वाली गाइड में। सीनियर सेकेंडरी तलबा के लिए सीखने का तसव्वुर, तर्ज अमल, वकूफी और तामीरी उसूल और उसके मुजम्मिरात। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय, दिमागी सेहत का तसव्वुर और मसाइल का एडजस्टमेंट, हम आहंगी। क्या है? हम आहंगी। और इसके बाद एक लास्ट चीज बच जाती थी इसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ अडल्सेंट, यानी किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि एवं इसके निहितार्थ, नौबुलूग के जहनी सेहत और जिस्मानी जहनियत और उसके मुजम्मिरात। ये सभी चीजें दोस्तों आप यहां तक आपको पढ़नी थी, जो कि अब आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये सभी चीजें उर्दू से हटकर कहां चली गई है, फर्स्ट पेपर में चली गई है। ये चीज बताना आपको जरूर था। तो आप कहेंगे सर जो चीजें जा चुकी है उसे हम पढ़ें क्यों? तो आपको पढ़नी है दोस्तों, हिंदी में तो पढ़ोगी आप कम से कम, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो उसके सवाल आएंगे, लेकिन दूसरी और जो तीसरी यूनिट है, जो अब 2 ही रह चुकी है हमारे उर्दू सेशन में, तो अब हम चीजों को पढ़ेंगे बेटर डिटेल से। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा शॉर्ट, इससे ज्यादा समराइज आपको कहीं भी किसी किताब में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ वही मुख्य मुख्य बिंदु बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल पहले मैं सिलेबस को कवर करता हूं, फिर आगे बात करता हूं आपसे। अब आपका जो सिलेबस बचा है दोस्तों, जिसमें आपको सिर्फ 2 यूनिट दी गई है, ये जो 2 है ये असल में 2 नहीं है। अब कौन सी बची है? एक। अब कौन सी रह गई है? एक। क्या है यूनिट जिसको पढ़ना डिटेल में? ये है पेडागोजी, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडल्सेंट लर्नर, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। ये आपको टॉपिक दोस्तों जो आपको पढ़ना है। नौबुलुगत के लिए तदरीसी हिकमत अमली,
अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं आपको पढ़नी है। ये आपका पहला टॉपिक होगा। उसके बाद आएंगे हम दूसरे टॉपिक पर, यानी ये चौथी जो यूनिट है, इस यूनिट का पहला जो भाग है वो कहता है कि शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री और किशोर अधिगमकर्ता के लिए, इसको किशोर भी कहते हैं, बालक भी कहते हैं, के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। पूरा टॉपिक आपको समझना है, किशोर को लेकर, बालकों को लेकर क्या चीजें रहती है, वो सारी चीजें आपको जाननी है। इसके अंदर आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, लेकिन इसको 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला भाग क्या है दोस्तों? पहला भाग है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज। यहां पर कम्युनिकेशन एक वर्ड होता है जिसको हिंदी में संवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद भी कहते हैं। एक होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप। वार्तालाप भी होता है। कहने को वार्तालाप से ही मुराद है, लेकिन यहां पर इस संप्रत्यय में इन चीजों को हम यहां से काउंट नहीं करेंगे। यहां पर कम्युनिकेशन का मतलब है संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग, तरसील, इबलाग की महारत और इनका इस्तेमाल। इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा मुवासिलात। क्या मिलेगा? मुवासिलात भी मिलेगा। उर्दू में जो सबसे अच्छी बात है, सबसे आसान बात है, ये चीज आप चाहें तो हिंदी की गाइड से भी तैयार कर सकते हैं। आपको बस इनके मीनिंग याद हो जाएंगे ना, कैसे संप्रेषण को तरसील कहते हैं, संप्रेषण कौशल को इबलाग कहते हैं। ये अगर आपको याद हो गया तो मैं नहीं समझता कि आपको दूसरी कुछ चीज पढ़ने की जरूरत है। जहां पर आप हिंदी में समझ सकते हैं तो हिंदी में समझे, वहां पर इंग्लिश की वर्ड दिए गए, इंग्लिश वर्ड समझे और आगे टॉपिक आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक आपका क्या है? हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं, यानी नौबलगत के लिए तदरीसी हिकमत अमली। हमारा क्या होगा? पहला यूनिट होगा। उसके बाद दूसरा यूनिट होगा हमारा संप्रेषण कौशल। ये हमारा दूसरी क्लास होगी पूरी इसको लेकर, संप्रेषण कौशल। उसके बाद तीसरी क्लास होगी हमारी टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग। ये 4 मॉडल हैं अलग अलग। शिक्षण मॉडल में पढ़ेंगे हम अग्रिम आयोजक, अवधारणा प्राप्ति, सूचना प्रसंस्करण और पूछताछ प्रशिक्षण, जिसको हम बोलते हैं एडवांस को तो बोलेंगे पेशगी मुंतजिम मॉडल, एक को बोलेंगे तहसीली तस्वुरात, मालूमाती अमलकारी मॉडल और तहकीकी तरबियत मॉडल। ये चारों मॉडल हम पढ़ेंगे और ये हमारी होगी दोस्तों अगली क्लास, जिस पूरी क्लास में हम सिर्फ मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद है अगला यूनिट प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, टीएलएम का उपयोग कैसे करना है वो चीज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तदरीस के दौरान तदरीसी मवाद की तैयारी और इस्तेमाल, ये हमारी दोस्तों होगी अगली क्लास। ये कौन सी क्लास थी? पहली, दूसरी। ये हमारे दोस्तों है तीसरी क्लास है। ये हमारी होगी दोस्तों चौथी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अधिगम सामग्री के बारे में, इनका यूज क्या है, किस तरह है। हालांकि आप पहली वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको पता है ब्लैक बोर्ड क्या काम आता है, हेडबोर्ड क्या काम आता है, चार्ट क्या काम आता है, मॉडल क्या काम आते हैं, किस तरह काम आते हैं, ये सभी चीजों की जानकारी आपको पढ़नी है। लेकिन एग्जाम में सवाल क्या आएंगे वो चीज हम आपको अलग से बता दूंगा। और लास्ट में है दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको बोलते हैं सहकारी अधिगम, ताउन से सीखना। बच्चे ग्रुप बनाकर कैसे सीख सकते हैं, ये दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग होगी हमारी अगली क्लास, जिसको हम बोलेंगे 5वीं क्लास। इसका मतलब दोस्तों जो पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट में आपको मैं पढ़ाऊंगा कितनी क्लास है? 6 नहीं 5। कितनी? 5 क्लास आपको पहली यूनिट में मिलने वाली है, जिसमें से पहली क्लास अभी चल रही है, मैं इसी में फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अब आते हैं तीसरी, जिसको आप दूसरी यूनिट कहेंगे, आप तीसरी नहीं कहेंगे क्योंकि अब सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। इसमें है यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। आज के जमाने में जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को पढ़ाने में कंप्यूटर की सहायता कैसे ली जा सकती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान बच्चों की पढ़ाई में रहने वाला है, ये सब चीजें आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तदरीस में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये होगी आपकी 6ठी क्लास। उसके बाद है सूचना संप्रेषण तकनीकी का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, ये होगी दोस्तों आपकी 7वीं क्लास की। आईसीटी क्या चीज है डिटेल में इसको जानेंगे हम। 8वीं क्लास होगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मुराद कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, और एक आईसीटी के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संप्रत्यय अलग होता है, वो चीज मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप यही समझते हैं कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम हाथ लगाते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिनको हाथ नहीं लगाते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सीधा सीधा तो आपने यही याद करा है, होता भी यही है, लेकिन इसमें डीप चीजें क्या है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। और आखिरी क्लास जो आपकी रहने वाली है, जो क्लास होगी 9, वो है प्रणाली उपागम से अनुदेशन, यानी सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, निजाम तालीम के लिए हिदायत क्या होनी चाहिए। ये सभी चीजें दोस्तों हम क्या करेंगे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अंतिम क्लास जो आपकी होगी
क्लास नंबर 10। उसमें दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये आपको सिलेबस में एक साथ ही दिए गए नाम, मैंने आपको अलग अलग लिख के बताए हैं। एक होता है CAL, एक होता है CAI। एक का मतलब होता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, और एक होता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। अधिगम अलग चीज है, अनुदेशन अलग चीज है। अधिगम से मतलब है कंप्यूटर से हम कैसे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर एक बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है, कंप्यूटर की सहायता कैसे ली जा सकती है। और दूसरे का मतलब होता है कंप्यूटर कैसी मशीन है, कंप्यूटर अपने आप में किस तरह काम करता है, बच्चों को पढ़ने में कैसे सहायक हो सकता है, कंप्यूटर में खुद में कैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, किस तरह उसको हैंडल किया जाता है। ये सब चीजें पढ़ेंगे CAI के अंदर। यहां तक की बात है, आप मुझे अगर बताइए समझ में आई या नहीं आई। ये था दोस्तों आपका सुगला सागला सा टेढ़ा बाका सा उठ पटांग सा उबड़ खाबड़ सा आपका सिलेबस, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों ये जो सब चीजें थी, ये थी आपकी सारी पुरानी चीजें। ये आपका 2022 का क्या था, सिलेबस था। 2022 का सिलेबस था, ठीक है। कौन सा था, 2022 वाला था। अब मैं आता हूं 2025 वाले पर। यहां पर सिर्फ मैंने सिलेबस इंग्लिश में लिख रखा है, क्योंकि सारी बात मैं आपको समझा चुका हूं। टोटल आपको दोस्तों पार्ट 4 जो है, इसको आपको डिजाइन किया गया है पार्ट 4 में आपको 2 यूनिट दी गई है, एक पैडागोजी वाली और एक दे रखी है आपको ICT वाली, कंप्यूटर वाली, ठीक है। 2 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद पढ़ेंगे टीचिंग मॉडल, फिर पढ़ेंगे TLM और उसके बाद पढ़ेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। इस तरह हमारी 4 क्लासें होंगी ये, और एक क्लास होगी इसकी, टोटल हो जाएगी 5 क्लासें। और उसके बाद दोस्तों एक में रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, एक रहेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक रहेगा सिस्टम अप्रोच, एक रहेगा CAI और CAL। इस तरह आपकी 1 2 3 4 4 क्लासें होंगी। ये टोटल आपकी 9 या 10 क्लासें आपकी होंगी, जिसमें हम पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब आते हैं दोस्तों इस टॉपिक की हेडिंग को लेकर, और बिस्मिल्लाह पर हमारी पहली यूनिट से जो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, टिपिकल है, बहुत ज्यादा आपके लिए सर का दर्द बनी है। आइए सर दर्द को थोड़ा हल्का करते हैं। चलो ये आपकी है पहली क्लास। ये आपकी कौन सी है, पहली क्लास। बड़ा ढंग से, बड़ा तसल्ली से, बड़ा आसानी से समझना। पेडागोजी के बारे में अगर आपको 2-3 बातें दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं अगर आपको, तो 2-3 बातें सब क्लासेस पढ़ने से, समझने से पहले जो आपको याद करनी है वो क्या है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हिंदी में इसको बोलते हैं रचनात्मकता। क्या बोलते हैं, रचनात्मकता। ये चीज क्या है, रचनात्मकता। देखो, दूसरी चीजें जितनी भी है, कोई भी सिलेबस है, कोई भी लैंग्वेज है, आपको कहीं ना कहीं चीजें याद करनी होती है। कहीं ना कहीं चीजें क्या करनी होती है, याद करनी होती है। और याद करके आप रट कर उसको कहीं ना कहीं अपने जहन में एडजस्ट करके आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। लेकिन पेडागोजी कैसा सब्जेक्ट होता है, जिसके क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में जब 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो चारों ही क्वेश्चन सही होते हैं। चारों क्वेश्चन अपने आप में सही होता है। आपको कहीं से भी लगता नहीं कि चारों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन क्या है, गलत है। आपको कोई भी ऑप्शन गलत नहीं लगता है। तो वहीं पर अगर आपको पहले थोड़ा बहुत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी ढंग से रखते हैं, तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी कमजोर है, और अगर आप फिर भी तुक्का लगाने की अगर आप कोशिश में है, ख्वाहिश में है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि आप तुक्का लगाने से मामला सही हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों क्रिएटिविटी। क्या होता है, जब चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमें यह देखना है कि चारों में सबसे ज्यादा क्रिएटिव ऑप्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा रचनात्मक ऑप्शन कौन सा है। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वही क्या होगा, आंसर होगा। और आप बीते जितने भी पेपर हैं, आप पुराने कितने भी पेपर हैं, सारे पेपर उठाकर देखोगे, हर पेपर का आंसर देखोगे, आपको यही मिलेगा। जो सबसे क्रिएटिव होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्रिएटिविटी आपको अंदर से बिल्ड करनी होगी इन चीजों को समझकर, पहली बात। अब आता हूं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे, लैंग्वेज और एक होता है पैडागोजी। एक होता है दोस्तों लैंग्वेज और एक होता है पैडागोजी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। हर टीचर माहिर होता है अपने सब्जेक्ट में। हर टीचर माहिर होता है अपने सब्जेक्ट में। उर्दू वाला टीचर उर्दू में माहिर होता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में माहिर होता है, गणित वाला गणित में माहिर होता है, सामाजिक वाला सब माहिर होता है। हर टीचर अपनी अपनी नॉलेज रखता है। जैसे डॉक्टर भी अपने आप में बड़े माहिर होते हैं। जैसे डॉक्टर भी बड़े क्या होते हैं, अपने आप में माहिर होते हैं। अपने ज्यादा क्या होते हैं, सर्जन होते हैं।
तो एक डॉक्टर भी होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, और अलग अलग डॉक्टर, कोई सर्जन होता है, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, हड्डी का डॉक्टर होता है, अपने अपने फील्ड में बड़े होशियार होते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी दवाएं तो लिख देते हैं, वो क्या करते हैं, सर्दी खांसी गोली की दवाइयां तो लिख ही देते हैं, उनको इतना तो आइडिया होता है थोड़ा बहुत। यही दोस्तों मैं यही बात करना चाहूंगा, इस बात को घुमा फिरा कर मैं यूं ही लेकर आ रहा हूँ कि लैंग्वेज वाला टीचर भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है, पैडागोजी में नहीं। पैडागोजी अपना आप में एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विस्तृत विचारधारा है, बहुत विस्तृत अवधारणा है। पैडागोजी के स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप इस चीज में जानते हैं, और वो आपको पैडागोजी बहुत बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने कभी कंपेयर किया, चाहे मुझसे, चाहे किसी अदर हिंदी के टीचर से, चाहे किसी उर्दू के टीचर से, चाहे किसी संस्कृत के टीचर से, कि उसने जो आपको पैडागोजी पढ़ाई है वो काफी अलग है, या काफी कम मैटर है, या काफी ना डीप नॉलेज कम है, तो दोस्तों असल में उनका सब्जेक्ट नहीं है। वो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में चीजें मेंशन होती है, इसलिए वो खुद उन चीजों को तैयार करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इस चीजों की नॉलेज ज्यादा नहीं होती है। ये चीजें ज्यादातर टीचर मुंह पे बोलते नहीं है, वो कहते नहीं हम सब जानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बड़प्पन वाली बातें नहीं करता, बहुत ज्यादा डीप नहीं कहता। मैं चाहे मैं सर्वज्ञानी हूँ, सर्वांगी, सब सब कुछ आता है, सर्वे सर्वा ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर जिस सब्जेक्ट में माहिर होता है उसी माहिर होता है। मैं बस कोशिश करूंगा कि आपको मैं पैडागोजी के अच्छे नॉलेज दे सकूं, जितना मैं जानता हूं या जितना आपको मैं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मुकाबला करेंगे तो दोस्तों प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने सिर्फ पैडागोजी से ही अपना नाम कमाया है, जो पैडागोजी में महारत रखते हैं। मैं नाम लेना चाहूँ अगर, तो एक बहुत बड़े टीचर हैं आर के वैष्णव, अगर आपने कभी जानते हो तो। एक टीचर है धीर सिंह धाबाई, एक है वंदना जादौन। इस तरह के टीचर भी हैं जो प्रॉपर पैडागोजी से ही जाने जाते हैं, जिनका नाम बड़ा फेमस है। तो वो लोग इस चीज में डीप नॉलेज रखते हैं अदर टीचर के मुकाबले में, अदर लैंग्वेज टीचर के मुकाबले में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आता हूं दोस्तों, मैं अंतिम और तीसरी बात की जगह नहीं बची है, तो मैं खुद लिख दूं तीसरी बात। राइट, आप क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें हैं आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये तीनों चीजें आपको किसी ना किसी गाइड में मिल जाएगी। ये किसी ना किसी गाइड में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सही ऑथेंटिक मिलेगी, किसी अच्छे पेडागोजी वाले टीचर की गाइड में ये किताबें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट यूनिट आपने वहां से पढ़ ली है तो आप चाहें तो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट भी आईसीटी वगैरह भी वहां से जगह आराम से पढ़ लें। वहीं पर आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, वहीं पर आपको चीजें मिल जाएगी, और वहीं से आप अच्छी तरह से याद भी कर पाएंगे। दिक्कत क्या आएगी आपको, दिक्कत आएगी लैंग्वेज में दोस्तों, दिक्कत क्या आएगी आपको इस लैंग्वेज में। कैसे ये आप संप्रेषण संप्रेषण लिखते हैं, अडल्सेंट लिखते हैं, ये नौ बुलुगो क्या चीज है। अगर आपने उर्दू के सिर्फ ये क्लास देख ली तो आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा नौ बुलुगो किस चीज को कहते हैं, कि एग्जाम में नहीं आएगा ये ना, एडल्सेंट लिखा हुआ सकता है पर ये नौ संप्रेषण नहीं आएगा, संप्रेषण वर्ड नहीं आएंगे आपको वहां जाकर, कौशल वर्ड नहीं आएंगे, हिंदी वर्ड नहीं आएंगे उर्दू वाली क्लास में। इंग्लिश दे सकते हैं आपको सहायता के लिए, लेकिन हिंदी के वर्ड नहीं आएंगे, वहां पर आपको क्या है दिक्कत आएगी। तो आप इन गाइड से तैयारी कर सकते हैं, और इन वर्ड को समझने के लिए कि इन वर्ड का असल मानी क्या होता है, वो चीजें मैं आपके यहाँ पे क्या कर दूंगा, आसान कर दूंगा। उसके बाद आप इन क्लासेस को देखने के बाद और भी वहां जाकर तैयारी कर सकते हैं। मीनिंग वगैरह में एक एक मीनिंग में आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी इधर उधर की बातों को आप समझना जरूर, समझाना आपके लिए जरूरी था, ताकि आप चीजों को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करके बताता हूं। पहला टॉपिक आपका है दोस्तों, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहां पर आपको पढ़ना है, ये कह रहे हैं यूनिट है, चौथी यूनिट जो है, ये कौन सी यूनिट है दोस्तों, चौथी यूनिट आपकी, ये आपकी चौथी यूनिट है। इस चौथी यूनिट का पहला भाग है, चौथे का पहला भाग है। उस पहले भाग में क्या लिखते हैं, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी आपको टीएलएम पढ़ना है और पैडागोजी के बारे में पढ़ना है। और साथ में लिखते हैं, क्वेश्चन में लगाते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर। आपको क्या करना है, एडोलसेंट लर्नर, नवबुलुग सीखने के लिए, एक आपने सुना होगा अनुदेशनात्मक तकनीकी रचना व्यूह, रचना व्यूह क्या कहते हैं, व्यूह रचनाएं, क्या कहते हैं, व्यूह रचनाएं। वो चीज आपको हिंदी में आपको मिलेगी, वो चीज आपको यहाँ पर पढ़ने है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों तदरीस और तदरीसी मवाद, नवबुलुग सीखने वालों के लिए तदरीसी हिकमत अमली। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, हिकमत अमली। तो पहली जो लाइन है हमें इसी को क्या करना है, पहले समझना है, फिर हम आगे की क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो थोड़ा फटाफटा है, देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहीं से दोस्त हमारी शुरुआत होती है पहली पहली क्लास की। पहला टॉपिक हमारा क्या है, आइए पहला टॉपिक को आपको क्लियर करते हैं। आपका एक टॉपिक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, स्ट्रेटेजी, क्या लिखा होगा, STRA,
TEG, स्ट्रेटेजी लिखा होगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी नहीं लिखा होगा, लेकिन चीजें आती इसी से ही है, चीजें आती इसी से ही है। आइए, एक जब आपने आईसीटी वगैरह पढ़ा होगा, जब आपने पहली पढ़ी होगी और जब आपने शिक्षण के बारे में पढ़ा होगा, तो एक बहुत बड़ा शिक्षण का सबसे बड़ा जो पार्ट आता है वो दोस्तों कहलाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीकी दो अलग अलग चीजें हैं। शैक्षिक तकनीकी वृहद है, बड़े बड़े पैमाने पे एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे आप देखिए ना, एक स्कूल में पढ़ाने का काम होता है, एक स्कूल में पढ़ाने का काम होता है, स्कूल मतलब बड़े पैमाने पर। लेकिन असल में स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं होता, पढ़ाने का काम होता है सिर्फ क्लास में। पढ़ाया कहाँ जाता है? सिर्फ एक क्लास में, एक छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है। लेकिन कहते हैं स्कूल में पढ़ाई होती है। हाँ, तो स्कूल मतलब बड़े पैमाने पर, लेकिन हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पढ़ाई होती है, उसका छोटा पैमाना है। यहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की, यानी टीचिंग कराने के लिए, एजुकेशन कराने के लिए तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में तकनीक कहते हैं, उसी इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, इसी बदलते जमाने में बहुत कुछ बदल रहा है। तो जहां बदलती चीजें बदल रही है, तो शिक्षा की भी क्या बदल गई है? तकनीक बदल गई है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, पढ़ाने का तरीका चेंज होता जा रहा है, पढ़ाने के लिए स्टूडेंट चेंज होते जा रहे हैं, मेंटालिटी चेंज होती जा रही है, लोगों का समझने का और ग्रो करने का तरीका चेंज होता जा रहा है। तो क्यों एजुकेशन पीछे क्यों रहे? तो एजुकेशन में भी किसका इस्तेमाल किया गया? पैडागोजी का। किसका इस्तेमाल किया गया? टेक्नोलॉजी का। किसका? तकनीक का। तो कहते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए तीन बड़े क्या है, इसके उपागम है, और वो क्या है? हालांकि कहीं कहीं आपको चार भी देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? चार भी मिलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट वगैरह किताब चेक करेंगे तो आपको चार भी मिलेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी होती है तीन तरह की। एक होता है शिक्षण तकनीकी, एक होता है अनुदेशन तकनीकी, और एक होता है व्यवहार तकनीकी। लाता हूं, मैं आपको उर्दू में लेकर आता हूं दोस्तों, बेसिक जानना आपका जरूरी है। एक होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, एक होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एक होता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और एक होता है इंस्ट्रक्शनल प्रणाली उपागम जिसको बोलते हैं। आगे एक चीज और ऐड हो जाती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण के अंदर जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? टीचिंग टेक्नोलॉजी। अब उसमें हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। पहले कहां होते थे? पहले कहां? पुराने जमाने में देखा ना, पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे, पेड़ के नीचे पढ़ा दिया करते थे। एक वो जमाना भी था, और आज जमाना है कि डिजिटल बोर्ड पे स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये जमाना चेंज हो रहा है। इन चीजों की सहायता लेने से, इन चीजों की मदद से दुनिया क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। तो टीएलएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीजें किसमें आएगी? टेक्निक टीचिंग टेक्नोलॉजी में सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्या आती है? स्ट्रेटेजी। अब पढ़ाने का तरीका, जितने भी पढ़ाने की जो इसमें ये चीजें भी शामिल होती है टीएलएम के साथ साथ, टीएलएम के साथ साथ वो भी शामिल होती है शिक्षण विधियां वगैरह, फलानी विधि, मोंटेसरी विधि, ये विधि, वो सारी भी किसमें आती है? टीचिंग तकनीक में ही वो सारी चीजें आती है, टीचिंग टेक्नोलॉजी में आती है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अब जिन तकनीकियों का आपने इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपने कहा मैं कंप्यूटर को काम में लूंगा एज ए पढ़ाने के लिए, आपने कहा मैं बोर्ड को काम में लूंगा, स्मार्ट बोर्ड काम में लूंगा। अरे भाई लेगा, लेकिन काम में कैसे लेगा? इसको काम में लेने का प्रोसेस क्या है? इसको काम में लेने के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह की प्रक्रिया काम में आनी चाहिए, वो सारी प्रक्रिया किसमें जानने को मिलती है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। अनुदेशन तकनीक को कहते हैं, अनुदेशन आदेश देने को कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं व्यवहार तकनीकी। यानी मैंने टीएलएम भी काम में ले लिया, शिक्षण विद्या भी काम में ले ली, इनको काम में कैसे लेना है मैंने ये भी सीख दिया। तो लास्ट में दोस्तों एक चीज बच जाती है, व्यवहार तकनीकी। टीचर के व्यवहार से बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है? आपने एक लफ्ज सुना होगा, माइक्रो टीचिंग। क्या सुना होगा? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग ये क्या है? ये माइक्रो टीचिंग किसमें आती है? बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आती है। यानी टीचर का सिर्फ एक व्यवहार बदल रहा है। कौन सा व्यवहार? उसमें मान लीजिए पढ़ाते वक्त एक कमी आ रही है, किसी एक चीज में कमी है, वो उसी एक चीज को क्या करता है? 30 मिनट के साइकिल में सुधारता है ना। एक बार पढ़ाता है 5 मिनट में पढ़ाता है, 5 मिनट फीडबैक लेता है, फिर वापस जाता है, फिर सुधारता है। ये सारी चीजें किसमें आएगी? व्यवहार तकनीकी में। तो दोस्तों हमें ये चीज तो पढ़नी नहीं है, हमें शिक्षण तकनीक भी पढ़नी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या चीज है, हमें इसको जानना है डिटेल में, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही चीज क्या है? शामिल है। इससे ऊपर की चीजें ये आपको पढ़नी है, लेकिन ये आपको मिलेगी किसमें? फर्स्ट पेपर में। किसमें मिलेगा? फर्स्ट पेपर में। ये काम मेरा नहीं है पढ़ाने का, या फर्स्ट पेपर पढ़ चुकेंगे। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या चीज है। ये एक तरह की शैक्षिक टेक्नोलॉजी का भाग है, शैक्षिक तकनीकी का एक भाग है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए
बहुत ज्यादा समराइज किया मैंने इसको, बहुत ज्यादा समराइज कर करके बनाया है, तो बस खास खास चीजें ऐड की है, बाकी चीजें फालतू ऐड मैंने नहीं की है। तो आपकी जो पहली हेडिंग है, उस हेडिंग क्या है, हेडिंग आपकी है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, वहीं आपको दे रखा होगा स्ट्रेटजी, क्या दे रखा हो, स्ट्रेटजी दे रखा, ये है स्ट्रेटजी दे रखा होगा आपको। इसको उर्दू में बोलेंगे तदरीसी हिकमत अमली, तदरीसी हिकमत अमली, तदरीसी हिकमत अमली। अभी क्या चीज है, आइए जानते हैं और ढंग से समझाता हूं आपको एक चीज। पहले परिभाषा जानो, पहले की तारीफ जानो कि क्या चीज है। यही जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी है, उसी हिंदी में कहते हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी। और आपको हिंदी में अगर टॉपिक कहीं मिलेगा किताब में, तो मिलेगा अनुदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक व्यूह रचना। क्या मिलेगा, व्यूह रचनाएं। ये आपका असल में टॉपिक है हिंदी वाला, और वही उर्दू में पढ़ा रहा हूं आपको तदरीसी हिकमत अमली के नाम से। तालीमी तकनीक में तदरीसी हिकमत अमली को खास अहमियत है। तालीमी तकनीक में यानी शैक्षिक तकनीक में हिकमत तदरीसी हिकमत अमली को यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को खास अहमियत है। ये भी खास अहमियत रखता है, 3 बिंदुओं में एक बिंदु ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसमें तदरीसी नजरियात, तदरीसी ढांचे के नजरियात और प्रोग्राम्ड लर्निंग शामिल हैं। इस तरह इस टेक्नोलॉजी को तालीमी मकासद के उसूल के लिए मुनज़्ज़म नजरियात का मजमुआ समझा जाता है। आपको पता है जब कभी कोई बात इंपॉर्टेंट आती है, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो ऐप पर कनेक्टेड है उनको पता है कि हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं कि ये बात आपको समझनी है। एक बार मैं वापस बैक आता हूं। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन और व्यवहार, इन चीजों में फर्क क्या है। शिक्षक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी बना है किससे, शिक्षक से। आप समझते हैं ना, एक वर्ड है शिक्षक, क्या है, शिक्षक। शिक्षक क्या करता है, शिक्षण करता है। क्या करता है, शिक्षण। इसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण के काम के लिए एक टीचर का होना, एक शिक्षक का होना जरूरी है। एक शिक्षक का होना जरूरी है इस पूरे काम के लिए। जो टेक्नोलॉजी है, शिक्षण तकनीकी जो है, अपनाएगा कौन, अपनाएगा एक टीचर। इस बोर्ड का इस्तेमाल करेगा कौन, एक टीचर। कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा कौन, एक टीचर। उस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेगा कौन, टीचर। समान है लेकिन इस्तेमाल करेगा कौन, टीचर। यहां पर बात किसकी है, टीचर की। लेकिन दोस्तों अनुदेशनात्मक में थोड़ा मामला चेंज है। यहां पर टीचर की जरूरत होती ही नहीं है। बच्चा कहता मैं खुद ही पढ़ लूंगा, बच्चा कह रहा मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मेरे को बस आप सामान दे दो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मेरे को कंप्यूटर दे दो मैं खुद ही पढ़ लूंगा। ठीक है, यहां पर क्या है, कंप्यूटर खुद। तो यहां पर काम चलेगा अनुदेशन से। कैसे चलेगा, अनुदेशन से, कि उस सामान ने उसको ऑर्डर दिया और बच्चे ने क्या कर लिया, पढ़े कर ली। क्या कर ली, पढ़े कर ली। मुनज़्ज़म नजरियात का ढांचा, ये एक इंसानों द्वारा बनाया गया एक ढांचा है। नजरियात कहते हैं बहुत सी अवधारणाओं का एक ढांचा है जो बच्चों को बिना किसी टीचर के भी पढ़ाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तदरीसी हिकमत अली के बानी, तदरीसी हिकमत अमली के बानी कौन है, यानी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के बानी कौन है। तदरीसी टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में बी एफ स्किनर, नाम याद रखना भाइयों, यही पूछे जाएंगे आपसे। बी एफ स्किनर, रॉबर्ट लेशर, नॉर्मन ए क्राउडर, रॉबर्ट मेजर, गिलबर्ट और ब्रूनर जैसे अफराद का अहम किरदार रहा है। ये बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ था, 15-20 लाइन का, मतलब पूरा संक्षिप्त करके 2 लाइन में आपको समेटने की कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़े, बाकी चीजों को दिमाग में नहीं लगाएं। ठीक है, तो इसके बानी कौन है, इसके मौजिद कौन है, इसके बानी कहलाएंगे बी एफ स्किनर। ये इंपॉर्टेंट है कि स्किनर याद रख लीजिएगा, गिलबर्ट और एक ब्रूनर। ये 2-3 नाम तो आपको याद रखने हैं, बाकी याद रखना बहुत अच्छी बात है, रह जाए तो। अब आते हैं अहम शख्सियत के बारे में कि किस किसने अहम रोल इसमें अदा किया है। पहले हैं बी एफ स्किनर। ये कहते हैं इन्होंने तदरीसी मशीन और प्रोग्राम शुदा तदरीस की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इनकी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर मबनी है जो मुस्बत तकवीयत पर जोर देती है। ये कहते हैं कि बच्चों को एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के दे दिया जाए और बच्चा उससे प्रोग्राम से भी क्या कर सकेगा, वो प्रोग्राम बच्चे को अनुदेश देगा और बच्चा आराम से क्या कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा। कुछ ऐसी थ्योरी इनकी रहती है। दूसरे हैं नॉर्मन ए क्राउडर। ये कहते हैं इन्होंने तदरीसी मशीनों में ब्रांचिंग प्रोग्राम का तस्वुर मुतारिफ करवाया जिसमें तलबा अपनी रफ्तार से मवाद सीख सकते हैं। आप सोचिए, मैं थोड़ा एक लाइन में पढ़ के बताता हूं। उसके बाद है एस एम मैकम्यूरिन। इन्होंने
इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को सीखने और तदरीस के अमल को मुनज़्ज़म तरीके से डिजाइन करने का एक तरीका करार दिया है। ये कहते हैं बहुत अच्छा तरीका है, एक प्रोग्राम लर्निंग है जिसको आप आगे जाके पढ़ सकते हैं। अब है तदरीस हिकमती अमली की तसव्वुरात, जिसको मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, अनुदेशनात्मक अवधारणाएं। तसव्वुरात को क्या कहते हैं, अवधारणाएं। मिल जाएगा टॉपिक आपको। मैं वापस पीछे आता हूं, एक चीज वापस आपको समझाने के लिए। इन दोनों चीजों में दोस्तों बड़ा फर्क क्या है, आगे मैं वैसे समझाऊंगा डीपली आपको, लेकिन अभी से बता देता हूं आपको इन दोनों बड़ा फर्क क्या है। एक काम करता है शिक्षक, एक काम करती है मशीन, दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है। एक शिक्षक जब पढ़ा रहा है क्लास में, जब टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास में 40-50 बच्चे हैं और टीचर सभी को बड़े ध्यान से पढ़ा रहा है। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको लगेगा यार सर तो फालतू की बातें कर रहा है, सर तो फालतू की बातें कर रहा है, क्योंकि मेरे को सब चीजें पहले से ही आती है, मेरे को सब चीज पहले से आती है, मुझे तो कुछ नया सिखाओ, कुछ नया बताओ सर, थोड़ा और बताओ सर, थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा और कर दो। वो चाहता है और आगे ग्रो करना, लेकिन टीचर को एक स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि वो देखता है कि क्लास में बहुत सारा डफर स्टूडेंट भी है, बहुत सारा डपोल भी, हमारा मारवाड़ी बोलते हैं डपोल भी है, डब्बे टाइप के बच्चे भी हैं, उनको उनको भी मैनेज करके चलना होता है। वहीं टीचर देखता है कि कई बार थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है तो क्लास के जो बहुत डफर स्टूडेंट, सर कहाँ जा रहे हो सर, थोड़ा धीरे, आपकी बात तो तुम्हारे ऊपर से निकल रही है, आपकी बात तुम्हारे ऊपर से निकल रही है। यानी टीचर अनबैलेंस हो जाता है बहुत ज्यादा जब उसको पढ़ाने का काम आता है। तो यहां पर ये जो तकनीक है ये शिक्षक केंद्रित होती है, यानी ये डिपेंड करती है टीचर की मेंटालिटी पर, टीचर के काम पर। ये वाला जो काम अनुदेशन, अब मैंने बच्चे को प्रोग्राम डाल के दे दिया, एक कंप्यूटर में डाल दे दिया, मैंने आपको मोबाइल में वीडियो डाल के दे दिया, आप मैंने क्या करा, मोबाइल में वीडियो डाल के दे दिया, आधे घंटे का वीडियो, आपने जब चाहा, जब आपका मन है, आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, प्ले किया, वीडियो स्टार्ट। अगर आप एक सुस्त स्टूडेंट हैं, अगर आप एक सुस्त लेजी स्टूडेंट है और अगर आपका दिमाग कम चलता है तो आप क्या करेंगे, कोई बात मैंने बोल दी, आपके समझ में नहीं है, आप क्या करेंगे, 3-4 बार टाइप करेंगे और थोड़ा बैक आके वापस सुनेंगे, अच्छा सर ने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था, वापस बैक है, फिर सुनेंगे, फिर वापस बैक है, फिर सुनेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक की मेहनत कुछ नहीं है, बल्कि बच्चा खुद ही सीख पा रहा है। और वहीं पर कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट हो, कहता नहीं यार ये सब चीज समझ आती है, जो बस फट देखना, क्या करेगा, सीधे वीडियो को क्या करेगा, 2x पे डालेगा, किस पे डालेगा, 2x पे, और टीचर भर 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 टीचर स्पीड से चलने लग जाएगा। यहाँ पर टीचर को जल्दी नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, बल्कि अनुदेशनात्मक स्ट्रैटेजी हो रही है, इन चीजों का फायदा भी है। तो यहाँ पर बच्चे अपनी स्पीड से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चा किस कैपेबिलिटी का है, बच्चे की मानसिकता कितनी तेज है, बच्चे का दिमाग कितना, जहन कितना तेज है, उस पर ये पूरी प्रणाली क्या है, डिपेंड करती है। चलिए, तो अनुदेशनात्मक अवधारणा क्या है, एक बार ये देखो आप। तलबा उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी खुद पढ़ाने से सीख सकते हैं, ये इसकी अवधारणा है। तदरीस हिकमत अमली की अवधारणा पहली क्या है, कि बच्चा बिना टीचर के पढ़ सकता है। बताओ पढ़ सकता है क्या, बिल्कुल पढ़ सकता है। उसको मैंने मोबाइल में डाल के दे दिया है, उसको मोबाइल में डाल दिया है, वो मन आए जब प्ले करेगा, जब नेट ऑन किया पढ़ सकता है, इजी है। बच्चा चाहे टीवी से पढ़ सकता है, बच्चा रेडियो से पढ़ सकता है, उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी एनी टाइम कि मुझे टीचर चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए। तो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। उसके बाद तालिब इल्म के इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए सीखने के मौके फराहम किए जाते हैं। इनफरादी कहते हैं इंडिविजुअल को, इख्तलाफात कहते हैं विरोधाभास को। प्रति तालिब इल्म यानी प्रति विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी में इख्तलाफ होता है, कोई विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट होता है तो कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है। उस चीज को देखते हुए एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है मोबाइल में, एक चीज तैयार कर दी जाती है, एक प्रोग्राम लर्निंग तैयार की जाती है और बच्चा उन चीजों को देखकर सीख सकता है। इस तरह बच्चों के इख्तलाफ को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखते चीजें क्लियर हो जाती है कि बच्चा होशियार है तो अपने हिसाब से सीख लेगा, बच्चा डफर है तो अपने हिसाब से सीख लेगा। हमने इसको प्रोग्राम डाल के दे दिया, हमारी ड्यूटी खत्म, और बच्चा आसानी से सीख सकता है, बच्चा आसानी से सीख सकता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में टीचर का 45 मिनट का टाइम दिया गया है, उसको 45 मिनट में क्या करना है, पूरा चैप्टर क्लियर करना है, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसको सिलेबस भी कवर करना है, उसको सिलेबस पूरा भी तो करना है। तो टीचर तो एक स्पीड मेंटेन में चलेगा, बहुत होशियार बच्चा है वो सीख लिया, बहुत डफर बच्चा वो रह गया। तो यहाँ पर तदरीस का मामला थोड़ा क्या हो गया, डामाडोल हो गया, इसलिए इस चीज को अपनाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आगे देखिए, निसाब के छोटे छोटे अनासिर में तकसीम किया जा सकता है और हर एक को आजादाना तौर पर पेश किया जाता है। ये इसकी एक खूबी है दोस्तों। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि निसाब कहते हैं सिलेबस को छोटे छोटे अनासिर में, छोटे छोटे तत्व में बांटा जा सकता है। अब आप सोचो, ये सिलेबस आपको दिया गया है, चौथी यूनिट टीचिंग
स्ट्रेटेजी दे दी आपको। अब आपको समझ नहीं आया स्ट्रेटेजी क्या है। मैं अगर सारे के चारों टॉपिक एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपकी सारी चीज हवा में निकल जाएगी कि कहां से स्टार्ट हुई थी क्लास, कहां खत्म हुई। भले ही सर ने 3 घंटे में क्लास पूरी करा दी है, लेकिन 3 घंटे में सर ने क्या पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे अच्छा ये है कि पहले मैंने क्या किया, बताया आपको 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से 1 यूनिट हट गई है, अब बच गई 2। इन 2 को इतने इतने भागों में डिवाइड किया है। इसमें हम 5 क्लास पढ़ेंगे, इसमें हम 4 क्लास पढ़ेंगे और टोटल 9 क्लास में अलग अलग चीजों को जानेंगे। अभी हमारे पहली क्लास चली है तो आपके पहली क्लास दूसरी क्लास से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी और आप ऑटोमेटिक चीजों को समझने लग जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक फायदा है। सीखने के मकासद को मुख्तलिफ तरीकों और तकनीकों की मदद से हासिल किया जा सकता है। सीखने के मकासद, एक टीचर का यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चा सीख जाए। टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चा सीख जाए, बच्चा समझ में आ जाए, यही उसका सबसे बड़ा मकसद होता है। अब मुख्तलिफ तरीकों से, अब ये मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि किसी बच्चे को मैं बहुत अच्छी तरीके से बात समझाऊं, लेकिन होता है कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और बच्चों में क्या है, इख्तलाफात हैं। ठीक है, डफर और इंटेलिजेंट बच्चों में इख्तलाफ आते हैं, वहां पर उन चीजों का इस्तेमाल करने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वही प्रॉब्लम आ सकती है यहां पर इन चीजों का ये है कि अगर मान लो बच्चा बहुत होशियार है, ये चीजें मेरे वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ईजी है। अगर आप मेरे पास आओगे, अगर आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट में आओगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने जो 3 स्टेप पकड़े हैं, मैंने जो 3 स्टेप पकड़े हैं, बी वी एम, ये जो 3 स्टेप हैं, जिन बच्चों ने इन 3 स्टेप को फॉलो कर लिया है, मैं समझता हूं मेरे वाले स्टूडेंट कहीं नहीं अटकने वाले, कहीं भी अटकने वाले हैं। ये बच्चों की खुद की कैपेबिलिटी पर है कि वो स्टूडेंट कितना ज्यादा ब्रिलियंट है। मैं अपनाता हूं बीवीएम टेक्नोलॉजी। क्या अपनाता हूं? बीवीएम टेक्नोलॉजी। बी का मतलब है दोस्तों बुक। अगर कोई स्टूडेंट मेरा ऐसा होशियार है, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस कंटेंट पता लग जाए, ये कंटेंट है, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं निकाल लूंगा, मुझे सब समझ में आता है, मुझे बस कंटेंट पता लगे कि मुझे ये चीज पढ़नी है। उनके लिए हमने क्या किया है, जितनी भी बुकें हैं सारी इधर की उधर की, जमाने भर का कंटेंट जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, उन सभी चीजों को समराइज करके इकट्ठा करके बुक बना दी है। तो बुक पढ़ लो और पास हो जाएगा। मैं समझता हूं बुक पढ़ने के बाद जरूरत नहीं है उसको किसी दूसरी चीज को पढ़ने की। फिर आते हैं दूसरे स्टूडेंट कि सर बुक में आधी चीजें तो पढ़ ली है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको मीनिंग समझ में नहीं आते, जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उनके लिए है वीडियो। उनके लिए क्या है? वीडियो। तो वीडियो में मैंने एक एक टॉपिक को जो मैंने बुक में डाले हैं, वही सारे टॉपिक को मैं क्या करता हूं, अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं, ताकि जो कमजोर या जिनका जहन थोड़ा कमजोर हो, या जो जो बेस्ट तरीके अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो अगर सिर्फ बुक को भी छोड़ दें, सिर्फ वीडियो 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 ही देख लें पूरा ढंग से और इन चीजों के ढंग से नोट्स बना लें, तो मैं समझता हूं उसको भी कुछ चीज पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, वो बच्चा भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और तीसरे बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं सर हमारे पास तो बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास वीडियो देखने का बिल्कुल टाइम नहीं, हम तो जॉब करते हैं। तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन है एमसीक्यू। क्या है? एमसीक्यू। इस एमसीक्यू की मार्केट में कुछ लोग ना बुराई भी करते फिरते हैं आजकल, दाढ़ी रख के टोपी रख के बुराई भी करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 5,000 का एमसीक्यू होते हैं क्या? तो दोस्तों उनके लिए जवाब ये है, ये एमसीक्यू क्यों है? ये एमसीक्यू इसलिए है, एक टॉपिक है मिर्जा गालिब, मान लीजिए ये टॉपिक क्या है, मिर्जा गालिब। इस मिर्जा गालिब टॉपिक से मैंने क्या किया, 100 सवाल बनाए। कितने बनाए? 100 सवाल बनाए। आपके कितने टॉपिक है? मिर्जा गालिब है, मीर है, तकी है, बहुत सारे टॉपिक हैं। मैंने मीर से क्या करा, आपके 100 सवाल बना दिए, गालिब से 100 सवाल बना दिए, इकबाल से 100 सवाल बना दिए। यानी एक टॉपिक से एक एग्जामिनर कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितनी संभावनाएं, कितनी इम्कान हो सकते हैं कि सवाल यहां तक बन सकता है, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके मैंने क्या कर दिया, 100 सवाल बना दिए। यानी वो स्टूडेंट जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी, जिसने कभी वीडियो नहीं देखे, वो खुद भी उन 100 सवालों को बार बार रिपीट करेगा, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि सवाल देखने से एग्जाम में ना तो थ्योरी आती है ना वीडियो आते हैं, एग्जाम में आते हैं सवाल, एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज, क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार ध्यान में लाएंगे, तो क्या होगा, वो सवाल आपके दिमाग में छप जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके एक्सटेंड मेमोरी में कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब ये बात आप भी जानते हैं कि मिर्जा गालिब के मैंने 100 सवाल बनाए, एग्जाम में तो एक ही आएगा भाई, एग्जाम में कितना आएगा, एक आएगा। आप भी जानते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, एग्जाम में एक ही आएगा, आप भले कम जानते हैं। तो एग्जाम में कितना आएंगे, एक ही आएगा। मैंने कितने बनाए, 100। तो मैंने 100 इसलिए दिए आपकी तैयारी के लिए कि जो बच्चा बुक नहीं पढ़े, वीडियो नहीं देखे, एमसीक्यू के भरोसे बैठा है, तो वो 100 एमसीक्यू हर टॉपिक के देगा और अपने सारे टॉपिक क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा, उसका सवाल कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये उसके लिए सबसे क्या है, बेटर ऑप्शन है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिए उनको मैं 5 मॉडल पेपर बना डालूंगा। तब मैं क्या करूंगा, मिर्जा गालिब का एक सवाल उठा के ले लूंगा, हाँ भैया एक सवाल मिर्जा गालिब का, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब जब तू मिर्जा गालिब के सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, तो ले मिर्जा गालिब का इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो वहां पर मैं क्या, एक सवाल को निकाल दे दूंगा।
एक सवाल मिर्जा गालिब का, एक सवाल मीर का, एक सवाल इकबाल का, सबको एक 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 सवाल उठा उठा के एक पेपर बनाएंगे उसका। तो वहां पर हमको क्या मिलेंगे, 5 पेपर मिलेंगे। और जिन लोगों ने क्या कर रखा है, मुझसे कंप्लीट कोर्स ले रखा है, उनको हम 10 मॉडल पेपर देंगे ताकि अच्छी तरह से उनको पढ़ लें। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको पूरा आधे घंटे का टेस्ट दे रहा हूँ, है ना, आधे घंटे का टेस्ट दे रहा हूँ, नहीं सर आपको टेस्ट ही देखना है, पूरा टेस्ट एक एक सवाल क्लिक करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि दोस्तों मैं आपको टेस्ट के साथ क्या देता हूँ, पीडीएफ भी देता हूँ। क्या देता हूँ, पीडीएफ भी देता हूँ, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है टेस्ट पूरा देने का, तो आप पीडीएफ से भी सारे सवालों को पढ़ सकते हैं जिनके आंसर उसमें साथ में दे रखे हैं, है ना। आप वहां से क्या कर सकते हैं, आंसर फटाफट फटाफट दे सकते हैं। जिस टेस्ट को आप आधा घंटा 1 घंटे में देने वाले थे, वो टेस्ट आप सिर्फ 10 मिनट में पूरी पीडीएफ आराम से पढ़ सकते हैं, 100 सवाल को आराम से तैयार कर सकते हैं। एग्जाम तक आप 2-2 3 पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बहरहाल मेरा टॉपिक उधर चला गया था पूरा। तो क्या है, सीखने का मकसद है, मेरा मकसद ये है कि बच्चा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि जो उसे पढ़ रहा है वो सीख जाए। अब सीखने के लिए मैंने तीनों तकनीक अपनाई, मैंने बुक भी डाल दी, मैंने वीडियो भी डाल दी, मैंने एमसीक्यू डाल दी। अब कुछ महामूर्ख ऐसे भी हैं कि सर आपकी बुक दे दो। अरे बुक ये वो वाली बुक नहीं है। मार्केट में जो लोग है ना, 40-40 50-50 रुपए 100 मार्जिन लेकर पतली पतली सी किताब निकाल देते हैं, 10-10 15 पढ़ने की, है ना। कहते हैं हम बिल्कुल शॉर्ट मैटर देते हैं, ऐसा भी कहते हैं ना नमूने कि बिल्कुल शॉर्ट मैटर देते हैं। तो शॉर्ट मैटर आपको पता है कि पेपर क्या आएगा, आपको पता है पेपर में सवाल कौन सा आएंगे। एज ए टीचर आपका काम होता है पूरा कंटेंट देना, और एज ए स्टूडेंट आपका काम होता है पूरी चीजों को अच्छी तरह तैयार करना, प्रिपेयर करना, और एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करना, ना कि 4-5 पन्ने पढ़ के बैठ जाओ। तो मेरा लालच उन लोगों की तरह नहीं है 4-5 पन्ने छापना। तो ये बुक नहीं है, सिर्फ नोट्स है, सिर्फ उनके लिए जो क्या करते हैं, कोर्स लेते हैं और बाद में वो चाहते हैं कि नहीं हमने कोर्स लिया है तो हम वीडियो कंटिन्यू देखें, हम नोट्स बनाने में टाइम खराब हमारा नहीं हो। उनकी सहूलियत के लिए हमने क्या किया है, बुक निकाली है। तो जो कोर्स लेते हैं उनको हम बुक भी साथ में दे देते हैं, ताकि उनके नोट्स बनाने की बेकार मेहनत उनकी बच जाए। ठीक है। अगला है, ज्यादा से ज्यादा अनासिर को मंतकी तरतीब में तरतीब देकर सीखने का एक मुनासिब माहौल बनाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा सा माहौल क्रिएट हो सके कि बच्चा पढ़ सके, बच्चा पढ़ सके। ऐसा ना हो कि बच्चे को डेढ़ स्कूल तक आना पड़े, स्कूल से वापस घर जाना पड़े और उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो। तो उसको ऐसे माहौल दिए जाए कि वो आराम से पढ़ सके, आराम से पढ़ सके। यानी कि ये जो तरीका है, इससे बच्चा घर बैठे भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी क्या थी, इसके तस्वुरात थे, अवधारणाएं हैं, जो आपको हिंदी में भी किताबों में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब बात करते हैं खुसूसियात, जिसको हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषताएं। क्या बोलते हैं, विशेषताएं। तदरीसी हिकमत अमली की खुसूसियात, अनुदेशनात्मक तकनीकी की क्या है, खुसूसियात, विशेषताएं क्या क्या है। देखो, पहली विशेषता है, तलबा को इनफराद इख्तलाफात के मुताबिक सीखने का मौका दिया जाता है। इन इख्तलाफात विरोधाभास, में लिख देता हूं, आपको बार बार याद रह जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। इख्तलाफात विरोधाभास, विरोधाभास, आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो। इख्तलाफ विरोधाभास, बच्चों में जो विरोधाभास है उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे सीख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तलबा को सही जवाब देने के लिए तकवीयत दी जाती है। तकवीयत कहते हैं मजबूती, तकवीयत कहते हैं सुदृढ़ता। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में ना मीनिंग समझ में आ गया ना, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। दिक्कत बस मीनिंग में ही आती है, इसकी मीनिंग बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। इल्मी मकासिद हासिल किए जा सकते हैं। इल्मी मकासिद क्या है, इसको इस्तेमाल करने का क्या है दोस्तों, इल्मी मकासिद हासिल किया जा सकता है। मकासिद हमारा क्या है कि बच्चा सीख जाए, बच्चा सीख जाए। नफ्सियात और सीखने के उसूलों पर मबनी है। बिल्कुल ये नफ्सियाती तरीका है, और सीखने के जो उसूल है, आसान से मुश्किल की तरफ, है ना, मूर्ख से अमूर्ख की तरफ, ये जो सारे तरीके हैं, जो उसूल बनाए गए हैं, जो सिद्धांत हैं, उसूल मतलब सिद्धांत, जो सीखने के सिद्धांत हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल सिद्धांतों पर मबनी है। और नफ्सियाती बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है। बच्चे को समझाने के लिए सबसे मनोवैज्ञानिक तरीका इसमें अपनाया जाता है। निसाब का गहराई से तजिया किया जा सकता है। तजिया दोस्त कहते हैं विश्लेषण को, किसको कहते हैं, विश्लेषण को, विश्लेषण किसको कहते हैं, विश्लेषण को, विश्लेषण किया जा सकता है। तालिब इल्म अपनी सलाहियत और रफ्तार के मुताबिक पढ़ सकते हैं। अपनी खुद की रफ्तार, बच्चे की स्पीड क्या है, वो चाहे तो 1x पे देखे, वो चाहे तो 2x पे देखे, वो चाहे तो 3x पे वीडियो चला के देख सकता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कितनी चीज स्पीड में समझ आती है, वो अपनी स्पीड से अपनी चीजों को खुद पढ़ सकता है, अपने जहन को इंप्रूव कर सकता है। जदीद तजुर्बात और तहकीक की मदद से तदरीसी उसूल वजह किए जा सकते हैं। निसाब की नौयत और उसमें मौजूद अनासर के बारे में गहरी बसीरत पैदा करती है।
जदीद तजुर्बात, तजुर्बात कहते हैं नवीन अनुभव और तहकीक की मदद से, नई नई खोज की मदद से तदरीसी उसूल वजा किए जा सकते हैं, नए नए सिद्धांत बनाए जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद। निसाब की नौयत, नौयत कहते हैं किसी चीज की हालत, नौयत कहते हैं हालत। सिलेबस की हालत कैसी है, उसमें मौजूद अनासिर, अनासिर कहते हैं तत्व को, अनासिर कहते हैं तत्व को, अनासिर तत्व के बारे में गहरी बसीरत पैदा करती है। बच्चा आसानी से एक टॉपिक एक क्लियर से हो जाते हैं, हर एक चीज को बहुत एनालाइज, विश्लेषण करके। विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे भागों में बहुत ज्यादा बांट देना और चीजों को आसानी से समझ पाना, ये होता है विश्लेषण करना। क्या होता है विश्लेषण करना, जिसको उर्दू बोलते हैं तज्जिया। क्या बोलते हैं तज्जिया। तदरीसी उसूल तैयार किए जा सकते हैं बिल्कुल, और मौसर असातिजा की कमी पूरी हो सकती है। मैं इसको अपने हिसाब समझता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आएगी नहीं एग्जाम में, मैं बता रहा हूं आपको, बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस अनुदेशनात्मक तकनीकी के इस्तेमाल से एक मौसर असातिजा की कमी पूरी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। असल में क्या होता है, एक स्टूडेंट मेरा चूरू बैठा है, एक स्टूडेंट मेरा टोंक बैठा है और एक स्टूडेंट मेरा जयपुर बैठा है। वो चाहते हैं कि मैं उनको ऑफलाइन बैच दूं, उनको ऑफलाइन पढ़ाऊं, लेकिन मैं रहता हूं जोधपुर में, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं चूरू जाकर या टोंक जाकर या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्लासेस ले सकूं। मेरे पास और भी कुछ जिम्मेदारियां वगैरह है कि मैं नहीं जा सकता, कुछ और प्रॉब्लम है, नहीं जा सकता, लेकिन डिमांड है। तो वहां पर अच्छा टीचर चाहिए, क्योंकि वहां पर अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए हमने क्या निकाला, ऑनलाइन कोर्स। क्या निकाल दिया दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स। और हमने बनवा दिया ऐप। क्या बनवा दिया, ऐप। अब उस ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं, सारी चीजें आराम से पढ़ सकते हैं। उनका हर वीडियो, उनका हर सॉल्यूशन, सारी चीजें उस क्लास में हो जाती है। जैसे टीचर सामने पढ़ाता है वैसी चीजें आप मोबाइल पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी उनको डाउट रह जाता है तो हमने उनको क्या दिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर। क्या दिए, व्हाट्सएप नंबर के, जहां पर आपको डाउट हो आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हम किसी दूसरे टीचर की तरह नहीं जवाब नहीं देता, आपका हाथों हाथ जवाब मिलेगा, आपका हाथों हाथ जवाब मिलेगा, हमारी टीम आपको जवाब देगी। बात अगर ऐसी है कि टीम से बढ़कर है तो मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की भी है। तो ये चीज इसकी क्या करती है, कमी पूरी कर देती है। अब बात आती है दोस्तों इसमें खास अंतर की। आप अंतर समझिए, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में यानी तदरीसी हिकमत अमली में और तदरीस में, इन दोनों में फर्क क्या है, शिक्षण में और अनुदेशन में। मैं यहां लिख देता हूं शिक्षण और यहां लिख देता हूं अनुदेशन। क्या लिख देता हूं, अनुदेशन। दोनों में बड़ा फर्क क्या हो सकता है भाई, यहां भी पढ़ रहे हो वहां भी पढ़ रहे हो, फर्क क्या है फिर। अरे पढ़ा तो टीचर ही रहा है, यहां भी वहां भी, तो फर्क क्या है, देखो दायरा। पहली बात, इसका दायरा है महदूद और इसका दायरा है वसी। तो आप कहेंगे सर महदूद क्यों है, सीमित क्यों है, ये है सीमित और ये है विस्तृत। विस्तृत, तदरीस विस्तृत है, जबकि इंस्ट्रक्शन अनुदेशन सीमित है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझा सकती, बहुत सी चीजें मैं प्रैक्टिकल ही समझनी होती है। मैं अगर एक बहुत नॉर्मल सा अगर एक उदाहरण ले लूं कि अगर मुझे वाइवा समझाना है ज्योग्राफी का, तो मुझे प्रॉपर उसको ना फील्ड में लेके जाना होगा, वहां पे समझाना होगा कि देखो उसका यूज ऐसे किया जा सकता है। मैं हर चीज आपको ना डायरेक्ट ऑनलाइन हर चीज आपको ग्राफिकल नहीं समझा सकता, तो इसलिए ये चीज सीमित है, इसका दायरा महदूद है। जबकि टीचर जो काम कर सकता है, टीचर वाला मामला वसी है, बहुत लंबा चौड़ा मामला, टीचर सब कुछ सिखा सकता है। शिक्षण में सभी चीज आ सकती है। मकसद निसाब मुकम्मल करना, और यह है तालिब इल्म की हिमागिरी तरक्की। हिमागिरी तरक्की कहते हैं दोस्तों सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। अनुदेशन का मतलब है निसाब मुकम्मल करना। अनुदेशन से यानी बच्चे ने अगर कोर्स ले लिया है तो उसका काम सिर्फ यही है कि उसके पास 40 वीडियो हैं, वो 40 वीडियो 40 चैप्टर हैं, उसको पढ़ना है, क्लियर करना है, बात खत्म। अनुदेशन इतना ही हो सकता है। लेकिन टीचर, एक शिक्षक जो काम करता है, शिक्षक का काम होता है, शिक्षण में क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा भी, घुमाएगा भी, फिराएगा भी, मारेगा भी, पीटेगा भी, डांटेगा भी, डपटेगा भी, सिखाएगा भी, उनको अखलाकी तालीम भी देगा, है ना। उनके शारीरिक विकास का भी ध्यान रखे, भाई कोई खाया कर, पिया कर, नाखून काटे नहीं काटे, टीचर सब ध्यान रखता है। तो शिक्षण में क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना। क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। एक पहलू इल्मी, जबकि यहां पर है इल्मी, जज्बाती और अमली तीनों। यहां पर बात सिर्फ इल्मी है, जिसको बोलते हैं ज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक। अनुदेशन, ये मोबाइल आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, मैं आपको सिर्फ ज्ञान ही दे सकता हूं, है ना। मैं आपको सिर्फ क्या कर सकता हूं, ज्ञान दे सकता हूं, इल्म दे सकता हूं, जिसकी आपको खास अभी जरूरत है।
किसके लिए? एग्जाम क्रैक करने के लिए। लेकिन शिक्षक वाली जब बात आती है, शिक्षक आपके इल्मी तसव्वुर का भी ध्यान रखता है, ज्ञानात्मक भी रखता है, जज्बाती भावनात्मक भी रखता है, और अमली, अमली कहते हैं क्रियात्मक। टीचर तीनों चीजों का ध्यान रखता है कि बच्चा क्या काम कर रहा है, किस, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ, मुझे क्या पता आप क्या पढ़ रहे हो, आप इस वक्त कहां बैठे हो, आपकी कितना समझ में आ रहा है, मुझे क्या पता कि आपका वापस रिव्यू क्या है, आपका फीडबैक क्या है। ये तो जब बच्चों से लाइव इंटरेक्शन होता है, बच्चों से क्या होता है, बातचीत होती है, आमने सामने बच्चे रहते तो पता लगता है कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं। ये चीजें तब डिपेंड करती है। तो शिक्षक का उस जगह होना, शिक्षण में चीज देखी जाती है, लेकिन अनुदेशन में चीजें नहीं होती है। और नौयत की बात कर रहे थे तो सिर्फ रस्मी, जबकि रस्मी भी है और गैर रस्मी भी है। रस्मी का मतलब होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। अगर किसी को औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में वर्ड में थोड़ी कंफ्यूजन हो तो मैं समझाता हूं औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। ये औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, जबकि ये सिर्फ औपचारिक है। कौन? इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन सिर्फ क्या औपचारिक है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। क्या होती है? फॉर्मेलिटी। जैसे आप किसी के घर जाएंगे, मेहमान बन के जाएंगे, जाकर बैठेंगे और वो अगला आपको पानी ला के देगा तो आप बोला अरे साहब साहब क्या, हाँ क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, रहने दो। दैट इज फॉर्मेलिटी, दैट इज फॉर्मेलिटी। एक फॉर्मेलिटी है कि वो मेहमान आप बन के जा रहे हैं तो उसका एक फर्ज है वो आपको क्या करे, फॉर्मल चीजें दे। तो आप इस चीज का घर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं फलां के घर जा रहा हूं तो मुझे चाय पानी तो पिलाएगा पिलाएगा, उसके बाद चाय तो पिलाएगा पिलाएगा, ये फॉर्मेलिटी है। ये है दोस्तों औपचारिकता। ये क्या है? औपचारिकता। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार फलां के घर जाऊंगा वो बढ़िया मुझे नल्ली बुटी खिला देगा, इस बात, ये बात अनौपचारिक है। इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, इतना भी कर देगा क्या? ये अनौपचारिकता में जाए। औपचारिकता वो चीज जो कंपलसरी हो, जो नॉर्मली देखी जा सकती है। तो यहां पर चीजें अनुदेशन में सिर्फ रस्मी चीजें हैं, औपचारिक चीजें हैं। उसमें कैसी चीजें हैं? औपचारिक चीजें हैं। वो चीज जो डाटाबेस में होती है, वो चीज जो कोर्स में होती है, सिर्फ वही चीजें ही आपको पढ़ाई जाती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजों की तरगीब आपको कुछ भी नहीं दी जाती है। जबकि यहाँ पर रस्मी और गैर रस्मी, एक टीचर औपचारिक चीजें भी पूरी करता है, सिलेबस भी कवर करवाता है, साथ में वो चीजें जो एक बच्चे की जिंदगी से जुड़ी हैं उन बातों पर भी पूरी पूरी क्या करता है, ध्यान देता है। उम्मीद करता हूं दोनों फर्क आपके समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट में, टॉपिक एंड करते हुए, तदरीस हिकमत अमली की तकनीक। ये टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, अनुदेशनात्मक प्रविधि कैसे काम करती है, आइए उसको समझते हैं। तदरीस हिकमत अमली से मुराद वो तरीके, वो तकनीक है जिनकी मदद से कुछ सीखने के मकासद हासिल किए जा सकते हैं। कुछ सीखना हो मुझे तो अनुदेशन की तकनीकी हासिल की जा सकती है, अनुदेशन से कोई चीज सीखी जा सकती है। इसके तहत अप्रोच, मॉडल, तरीके, तकनीक, ऑडियो विजुअल मवाद, प्रोग्राम शुदा हिदायत, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर वगैरह के साथ साथ मवादी मवासलाती महारतें भी इस्तेमाल की जाती हैं। और ये लगूंगा दोस्तों बॉक्स, जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये बात आपसे पूछी जा सकती है घुमा फिराकर। तदरीस हिकमत अमली क्या चीज है दोस्तों? अनुदेशन काम कैसे करता है? अनुदेशन काम करता है अप्रोच, मॉडल से, जिसको बोलते हैं शिक्षण प्रतिमान, कैसे कैसे मॉडल है, तरीकों से, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, तकनीक, कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ऑडियो विजुअल मवाद, जिसको बोलते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री, जिसको हम सामयिक बसरी आलात कहते हैं, प्रोग्राम शुदा हिदायत, यानी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डाल दिया, कंप्यूटर में क्या डाल दिया, प्रोग्राम, मान लीजिए कोई गेमिंग प्रोग्राम डाल दिया और बच्चे को कुछ सीखना है, तो हमने क्या किया, उस प्रोग्राम में होता है टाइपिंग का प्रोग्राम होता है नॉर्मली, जिसमें क्या होता है, टाइपिंग में ना एक कीबोर्ड बना होता है और उसमें उंगलियां ना ग्रीन ग्रीन उंगलियां बनी होती है, और आपको वैसे ही ग्रीन उंगलियां वहां पर रखनी होती है जैसे उसमें बताया जाता है। फिर वहां पर एक बलून उड़ता है, एक गुब्बारा उड़ता है, उस पर लिखा होता है ए, तो बच्चे को बताता है इस वाली उंगली से ए दबाना है, इस वाली उंगली से ए दबाना, तो बिना देखे क्या करता है, ए दबा देता है। फिर आता है एल, तो एल दबाता है। एक तरह की गेमिंग हो रही है, वो एक तरह का प्रोग्राम है। बच्चे को लग रहा है कि वो गेम है, लेकिन असल में गेम नहीं है, उसकी प्रैक्टिस होती जा रही है, धीरे 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 कौन सी उंगली पे कौन सा बटन आने वाला है, तो बच्चा टाइपिंग सीख रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम शुदा क्या होता है, कुछ हिदायत होती है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सभी आलात काम में आते हैं अनुदेशन तकनीकी को इस्तेमाल करने के लिए। इसे जदीद इंसानी निजाम के नजरिए पर मबनी समझा जाता है, क्योंकि ये जो तरीका है इंसानी निजाम है, ये लोगों ने जदीद कह सकते हैं, नए नवीन विचारधाराओं ने, इंसानों ने ही इस चीज को क्या दिया है, जन्म दिया है। इंसानों ने क्या किया, इसको जन्म दिया है। इसके जरिए अमली इल्मी मकासद को ज्यादा मौसर तरीके से हासिल किया जा सकता है। इल्मी मकासद सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य ही पूर्ति की जा सकती है, दूसरे उद्देश्य की पूर्ति इसमें नहीं हो सकती है।
तो यहां पर दोस्तों आ जाता है आपका टॉपिक क्या होता है कंप्लीट। अब मैं लेकर आता हूं 10 12 15 क्वेश्चन, और जिसके मैं पहले कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं, हमेशा पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आपको सिर्फ उनको समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। अब देखो क्वेश्चन देखो एक एक करके। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा इसके क्वेश्चन मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो समझो। पहला क्वेश्चन क्या है? तदरीसी हिकमत अमली में दर्ज झेल में से कौन से नजरियात शामिल होते हैं? किस पैटर्न पे ये फॉलो करता है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी, नफ्सियाती नजरियात, प्रोग्राम्ड लर्निंग या मजहबी नजरियात? बताओ। ऑप्शन चारों सेम है देखने के लिए। फिर आपको क्या करना है? बिल्कुल चुनना है रचनात्मक सबसे क्रिएटिव कौन सा है। अगर मैं ऊपर से पढ़ूं सोशियोलॉजिकल थ्योरी, बताओ मोबाइल के अंदर सोशियोलॉजी का, समाज का कोई मैटर है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस। फिर हम पढ़ेंगे नफ्सियाती नजरियात, हाँ हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं इसके अंदर, कुछ चीजें हैं जो मनोविज्ञान के जीरे सर आती है, तो मान लो मैं एक बस एक डॉट लगा के देता हूं कि ठीक है ये हो सकता है। फिर आते हैं प्रोग्राम लर्निंग, अनुदेशन प्रोग्राम का जरिया है। मैंने शुरू में कहा था इसके लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर सब एक प्रोग्रामिंग चीजें हैं, प्रोग्राम के जरिए ही बच्चों को सिखाया जाता है, टीचर खुद फेस टू फेस नहीं आता है, तो हाँ ये भी चीज में हो सकती है। और आखिरी है मजहबी, धार्मिक चीजें सिखाते हैं? नहीं, धार्मिक कोई चीज लेना नहीं है। अब बात आते हैं नफ्सियाती नजरियात या प्रोग्राम लर्निंग, तो दोस्तों असल में का जवाब क्या होगा? प्रोग्राम लर्निंग, यही चीज का सही आंसर होगा। ये प्रोग्राम लर्निंग बेस्ड है, एक प्रोग्राम है जो मोबाइल में कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और बच्चा उससे क्या कर लेता है? सीख लेता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लाइन बताई थी कि हिकमत अमली में अनुदेशनात्मक रचना व्यू में टीचर की जरूरत नहीं होती, बच्चा इंस्ट्रूमेंट से या उन टेक्निकल चीजों से ही सीख सकता है। आओ दूसरा सवाल देखते हैं। तालीमी तकनीक को किसका मजमुआ समझा जाता है? तालीमी तकनीक, शैक्षिक तकनीक को किसका मजमुआ समझा जाता है? नजरियाती तसव्वुरात का, तदरीसी तजुर्बात का, मुनज्जम नजरियाती का मजमुआ है, या जज्बाती अवामिल है? वैसे लाइन आ चुकी है ऊपर, मैं आपको रिपीट कर देता हूं वापस। शैक्षिक तकनीक किस किस पर बेस्ड है? नजरियाती तसव्वुरात, लोगों के अलग अलग दृष्टिकोणों का मजमुआ है, एक ग्रुप है। तदरीसी तजुर्बात है, यानी शैक्षिक अनुभव है। मुनज्जम नजरियात का मजमुआ है। यही इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब है सी। मुनज्जम तजुर्बात का मजमुआ है, बहुत सारे नजरियात, बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोणों का एक संकुचित या बोल सकते हैं मुनज्जम सिस्टमैटिक एक मजमुआ है, जिसको काम में लिया जाता है, और जिसको हमने बताया था कि आपको टोटल कितने भागों में, 1 2 3 4 भागों में इसको बांट दिया जाता है, जिसमें एक होता है अनुदेशनात्मक, एक होता है टीटी, एक होता है आईटी, एक होता है बीटी, इस तरह के 4 इसको भागों में बांटा जाता है, और जज्बाती अवामिल इसमें नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। तदरीसी हिकमत अमली को फरोग देने में दर्ज इल्म से किसका किरदार नहीं रहा है? तदरीसी हिकमत अमली, अनुदेशनात्मक या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में किसका योगदान नहीं है? बी एफ स्किनर, गिलबर्ट, अबुल कलाम आजाद या ब्रूनर? तो मैंने आपको बताया था तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट, ब्रूनर इसे इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आजाद इसमें नहीं थे। अगला सवाल देखो। बी एफ स्किनर की थ्योरी किस चीज पर मबनी है? क्लासिकल कंडीशनिंग, नेचुरल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ग्रुप लर्निंग? लग रहा है सब सेम। आइए, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, नेचुरल लर्निंग, नेचुरल तब होगा जब बच्चा वहां पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा? घर पे पढ़ेगा या टीचर के सामने पढ़ा, तो वो नेचुरल प्राकृतिक। ग्रुप लर्निंग भी जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चा सिंगल बच्चा एक बच्चा आराम से पढ़ सकता है, इसलिए क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक बच्चा खुद ऑपरेट कर सकता है कंप्यूटर को और अपनी तालीम हासिल कर सकता है, खुद कंप्यूटर ऑपरेट करेगा और खुद तालीम हासिल कर सकता है। अगला सवाल देखो। बी एफ स्किनर ने किस चीज की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है? निसाब की तश्कील में, तदरीसी मशीन और प्रोग्राम्ड तदरीस में, ऑडियो विजुअल मीडिया में या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑडियो विजुअल मीडिया ये भी नहीं है, निसाब की तश्कील किस तरह सिस्टमैटिक होना चाहिए भी नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं किसकी? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के बारे में, और वो किस पर चलती है? प्रोग्राम्ड तदरीस पर। किस पर चलती है? प्रोग्राम तदरीस के ऊपर चलती है। तो इसका योगदान किसने दिया? बी एफ स्किनर ने। दर्ज इल्म में से कौन सा तदरीसी हिकमत अमली का तसव्वुर नहीं है? तसव्वुर मतलब अवधारणा नहीं है इसकी, कौन सी नहीं है? तलबा उस्ताद के बगैर सीख सकते हैं, बिना उस्ताद के सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है, सीख सकते हैं, बड़े प्रोग्राम के जरिए सीख सकते हैं। निसाब को गहराई से समझ सकते हैं, बिल्कुल निसाब भी गहराई से समझा जा सकता है। तलबा एक ही अंदाज से सीख सकते हैं, नहीं। और निसाब को छोटे छोटे अनासिर में तकसीम किया जा सकता है, बिल्कुल निसाब को बांटा जा सकता है छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे वीडियो में। एक ही टॉपिक को मैं 9 वीडियो बांट चुका हूं, है ना, तो आप 9 वीडियो अलग समझ सकते हो। सिर्फ क्या नहीं है,
सभी तलबा एक स्पीड से सीख सकते हैं? एक अंदाज से नहीं, एक अंदाज से नहीं सीख सकते दोस्तों, ये साफ कर दो, कंफ्यूजन रह जाएगा आपके ध्यान में। ठीक है, सभी बच्चे एक अंदाज से नहीं सीख सकते हैं। जैसा बच्चा खुद चाहे वो स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, चीजों को और ज्यादा एनालाइज कर सकता है, वो बुक से, एमसीक्यू से, वीडियो से, जैसे चाहे वो खुद अपने हिसाब से सीख सकता है। हर बच्चे का अंदाज एक जैसा नहीं होता है, सब बच्चों का अंदाज अलग अलग हुआ करता है। तदरीसी हिकमत अमली की कौन सी खुसूसियत नहीं है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तलबा को तकवीयत देना, रिवायती तालीम पर इन्हिसार, नफ्सियाती उसूलों पर मबनी, या निसाब का तज्जिया। बड़ा आसान सवाल है, बस समझना आपको करना क्या है। मैंने कहा मीनिंग याद हो जाएंगे तो आप सब चीज समझ जाओगे। तलबा को तकवीयत देना, तकवीयत कहते हैं सुदृढ़ता, या बच्चों को सुदृढ़ बनाता है, बिल्कुल बनाता है, उसकी पढ़ाई मजबूत हो जाएगी। नफ्सियाती उसूलों पर मबनी, क्या ये मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनाया गया है? बिल्कुल ये भी सही है। निसाब का तजिया, क्या सिलेबस का विश्लेषण होता है? बिल्कुल विश्लेषण बहुत डिवाइड किया जा सकता है। क्या नहीं होता? रिवायती तालीम पर इन्हिसार नहीं होता दोस्तों, ये परंपरागत तरीका नहीं है। ये कैसा तरीका नहीं है? परंपरागत। बताओ हमारा बाप दादा पढ़ते थे क्या मोबाइल से? है ना, हमारे दादा पढ़ते थे कंप्यूटर से, पढ़ते थे क्या? ये परंपरागत तरीका नहीं है। इस पर इन्हिसार, इन्हिसार कहते हैं आधारित, इन्हिसार कहते हैं आधारित। अगले सवाल देखो, तदरीसी हिकमत अमली के जरिए किस चीज को ज्यादा मौसर तरीके से हासिल किया जा सकता है? किस चीज को मौसर तरीका, मौसर तरीका कहते हैं प्रभावशाली। कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखी जा सकती है? जज्बाती हम आहंगी, अखलाकी तरबियत, इल्मी मकासिद, या जिस्मानी नशोनुमा। जज्बाती हम आहंग, भावनात्मक चीजें सिखाई जा सकती है? नहीं दोस्तों, भावनात्मक चीजें जब इंटरेक्शन होता है तभी हासिल हो सकती है। अखलाकी तरबियत, नैतिकता की बातें सिखाई जा सकती है? नहीं सिखाई जा सकती। नैतिकता भी तब होती है जब इंटरेक्शन होना जरूरी है। मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा पर आप अमल करें नहीं करें कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा बेटा रोज नाखून काटने चाहिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ नाखून काटने चाहिए, मैंने वीडियो में बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने काटे नहीं काटे, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी, वो बच्चे की मर्जी। अब अगले दिन टीचर खुद जाएगा वापस देखने, हाँ बेटा बताओ तुमने कल किया नहीं किया, तो वो चीज पॉसिबल कब है? जब शिक्षण होगा। वो चीज अनुदेशन में नहीं हो सकती है। जिस्मानी नशोनुमा, मैं आपको बेटा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास जैसे होता है वो सब शिक्षण में होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इल्मी मकासिद को, सिर्फ बच्चे का इल्म बढ़ा सकते हैं, इस टेक्निक से बच्चे का सिर्फ इल्म मौसर हो सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये इसका क्या हो सकता है? सही आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, तदरीस का मकसद क्या है? निसाब मुकम्मल करना, तलबा को मसरूफ रखना, तलबा की हिमागिरी तरक्की, या तालीमी टेस्ट लेना। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है? तदरीसी हिकमत अमली नहीं लिखा है, मैंने इसमें लिखा तदरीस। क्या लिखा है? तदरीस। तदरीस का मतलब शिक्षण। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक शिक्षण में टीचर क्या चाहता है? निसाब मुकम्मल करना चाहता है, वो चाहता है सिलेबस पूरा हो जाए, मेरी छुट्टी, मेरी तनख्वाह पक गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तलबा को मसरूफ रखना चाहता है, बच्चे बिजी रहे, बच्चे अपना पे काम करते रहे ताकि मैं आराम से मेरा मोबाइल चला सकूं, ऐसा टीचर चाहता है? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं चाहता है। तलबा की हिमागिर तरक्की, टीचर चाहता है बच्चे का क्या हो दोस्तों? सर्वांगीण विकास हो। क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। टीचर क्या चाहता है? बच्चा क्या करे? सर्वांगीण विकास करे बच्चा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि बच्चा हर क्षेत्र में आगे जाए। एक टीचर की यही क्या होता है? अपने स्टूडेंट से अपेक्षा होती है, आशा होती है। तालीमी टेस्ट लेना कि टेस्ट लेता रहूं, ये काम है? नहीं, ये भी टेस्ट नहीं है। सी क्या होगा दोस्तों? का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तदरीसी हिकमत अमली की नौइयत कैसी है? नौइयत कहते हैं हालत को, कंडीशन को। कि कंडीशन कैसी है? सिर्फ गैर रस्मी है, रस्मी गैर रस्मी दोनों है, सिर्फ रस्मी है, या सिर्फ जज्बाती है? ऊपर लाइन बताया था मैंने आपको कॉपी करके। सिर्फ गैर रस्मी, अनौपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों है, ये भी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जज्बाती है, भावना का नहीं है। ये सिर्फ क्या है? रस्मी है। क्या है? रस्मी है। ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिक है। वही चीजें फीड गई है और फीडिंग चीजें ही आपको वापस वहां पर मिलने वाली है। एक कंटेंट फीड किया जाता है, वही कंटेंट आप बाद में हासिल कर सकते हो। औपचारिक चीजें ही इसमें है, फॉर्मेलिटी वाली चीजें मिलेगी, एक्स्ट्रा चीजों को भी आपको शामिल इसमें नहीं मिलेगी। एक सवाल देखो, तदरीसी हिकमत अमली की तकनीकों में क्या शामिल है? अनुदेशन प्रक्रिया में क्या चीज शामिल है? सिर्फ जबानी तालीम शामिल है, सिर्फ किताबी मवाद शामिल है, प्रोग्राम हिदायत कंप्यूटर और प्रोजेक्टर वगैरह शामिल है, या सिर्फ उस्ताद की रहनुमाई शामिल है? आप जब ये वर्ड पढ़ चुके हैं प्रोग्राम्ड, क्या पढ़ चुके हैं? प्रोग्राम्ड, तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। आप सिर्फ जबानी तालीम नहीं है, किताबी मवाद नहीं है, उस्ताद की रहनुमाई नहीं है। तदरीसी हिकमत अमली इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कब काम करती है? प्रोग्राम्ड लर्निंग में। किसमें काम करती है? प्रोग्राम लर्निंग में। कंप्यूटर प्रोग्राम डाल दिया, मोबाइल प्रोग्राम डाल दिया, ऐप डाल दिया, आपने उससे पढ़ लिया।
चलिए दोस्तों, आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझता हूँ आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, इससे बिल्कुल टकराते हुए ऊबड़ खाबड़ टाइप के सवाल आएंगे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश के वर्ड भी नजर आएंगे और चीजें आपको सिर्फ बेसिक आपके क्लियर होना क्या है जरूरी है। सवाल आखिरी है, तदरीसी हिकमत अमली में किन नजरियात पर मबनी है? कौन से नजरियात, कौन से दृष्टिकोण इसमें अपनाए जाते हैं? रिवायत पसंद नजरिया, इंसानी निजाम का जदीद नजरिया, आफाकी नजरिया या सकाफती नजरिया? तदरीसी हिकमत अमली, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं में कौन से दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं? रिवायत पसंद बिल्कुल नहीं। रिवायत परंपरागत तरीके अपनाए जाते हैं नहीं। इंसानी निजाम का जदीद नजरिया, बिल्कुल दोस्तों, ये इंसानी निजाम का क्या है? एक जदीद नजरिया है। इंसानों ने मिलकर ही इसको बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया इंसानों ने मिलकर, ताकि बच्चा उसको क्या कर ले, आसानी से करे। आफाकी नजरिया, आफाकी कहते हैं यूनिवर्सल, जो एक तरीका है पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। अगर मैं आपको चीजें हिंदी में समझा रहा हूं तो ये चीजें हिंदी तक ही सीमित है। अगर मैं तेलंगाना वगैरह में चला जाऊंगा, तेलुगु चले जाऊंगा, मलयालम चला जाऊंगा, तो वहां के लोग मेरी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो ये ऐप फिर वहां काम ही नहीं आएगा। तो ये चीजें यूनिवर्सल भी नहीं हो सकती, हर प्रोग्राम हर क्षेत्र में हर जगह काम नहीं आ सकता, और सकाफती नजरिया भी बिल्कुल नहीं होता है। ये इंसानी निजाम का जदीद नजरिया है। नए लोगों ने, नए इंसानों ने मिलकर एक तदरीस का पैटर्न निकाला है कि बच्चों को इस तरह से आसानी से हम सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आईसीटी को लेकर जो आपको बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा भ्रम होगा, उम्मीद करता हूं एक टॉपिक आपका क्लियर से हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे? संप्रेषण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण कौशल को कैसे हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल बनेंगे, सारी चीजें लेकर आऊंगा मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के बारे में जो भी जानकारी देनी है, जो बातें पूछनी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और कंप्लीट कोर्स, अगर कंप्लीट क्लास लेनी है, तो वो आपको ऐप में मिलेगी। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।